हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। और देखिए, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की थ्योरी की पहली क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है। उस पहली क्लास में हम 5 शिक्षण विधियों के बारे में बात कर चुके हैं और इस क्लास में हम 6वीं शिक्षण विधि मतलब आज की जो पहली शिक्षण विधि है। और वैसे अगर नंबरिंग से हिसाब से बात करें तो हम सामाजिक अध्ययन की 6वीं शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि भाई शिक्षण विधियों से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं और हम शिक्षण विधियों को कैसे सीख सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पहली क्लास को आप ज़रूर देखें, जिससे कि भाई आपको सीक्वेंस में जो क्लास समझ में आएगी तो ये दूसरी क्लास भी अच्छे से समझ में आएगी। अगर पहली क्लास अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो दूसरी क्लास को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो पहली क्लास को आप ज़रूर देखिए और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमने ले रखी हैं, उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो तैयारी दिन ब दिन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ पर भी आपको विषय संबंधित शिक्षण सामग्री और क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी ऐप पर, तो वहाँ से भी आप अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये चैनल टीचर एग्जाम के लिए समर्पित है। इस चैनल पर जो भी शिक्षण सामग्री आएगी वो टीचिंग एग्जाम से संबंधित होगी। तो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए, आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं पहली शिक्षण विधि से। और वैसे नंबरिंग में 6वीं शिक्षण विधि है भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले या ड्रामा मेथड। देखिए, भूमिका निर्वाह विधि में मतलब सामाजिक अध्ययन का यदि हम अध्यापन करवा रहे हैं तो बच्चों से किसी घटना के लेके उसका ड्रामा करवाएं, नाटक करवाएं और उसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग रोल दिया जाए। जैसे मुगल काल के बारे में करवाएं या महाराणा प्रताप के बारे में करवाएं या राजपूत शासन के बारे में करवाएं या मौर्य काल के बारे में करवाएं या गुप्त काल के बारे में करवाएं। तो किसी बच्चे को राजा बनाएं, किसी बच्चे को सेनापति बनाएं, किसी बच्चे को सैनिक बनाएं। तो और कुछ घटना विशेष को लेकर यदि हम इस तरह से अध्यापन कराते हैं तो उस विधि को हम बोलते हैं भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले मेथड। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, रोल प्ले मेथड। इस विधि की विशेषता क्या है, विद्यार्थी ऐतिहासिक या सामाजिक पात्रों का क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। तो यह विधि कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का लाभ है कि छात्रों में सहानुभूति, कल्पनाशीलता और घटनाओं की गहरी समझ विकसित होती है। और इस विधि का उपयोग क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम, पंचायत की कार्य प्रणाली जैसे टॉपिक हैं और जैसे अभी मैंने आपको बताए थे कि इन टॉपिकों पर रोल प्ले के द्वारा हम अच्छा शिक्षण कक्षा में करवा सकते हैं। इसको हम और डिटेल से समझना चाहें तो देखिए, रोल प्ले शिक्षण विधि, जैसे भूमिका निर्वाह विधि भी कहते हैं, एक छात्र केंद्रित विधि है। और जो अनुभवात्मक अधिगम मतलब कि भाई जब छात्र उस रोल को प्ले करता है किसी व्यक्ति विशेष को तो उसको अनुभव प्राप्त होता है। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है वो प्रदान करती है। इसमें छात्र किसी दिए गए परिदृश्य सिनेरियो में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं और उन भूमिकाओं के माध्यम से विषय वस्तु को समझते हैं। यह विधि छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुभव करने, किसी और के दृष्टिकोण को समझने और सामाजिक कौशल विकसित करने का क्या देती है, अवसर देती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, भूमिका निर्वाह विधि कहते हैं। यानी कि इसमें छात्र केंद्रित विधि होने के कारण यह क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है ये, मनोवैज्ञानिक विधि है, जिसमें छात्र अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है रोल प्ले मेथड। और ये विधि सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। आगे हम बात करें रोल प्ले विधि के चरण क्या है। रोल प्ले शिक्षण विधि के चरण, पहला चरण है विषय वस्तु का चयन और परिचय। मतलब हम कौन से टॉपिक पर भूमिका निर्वाह विधि या रोल प्ले मेथड का अनुसरण करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विषय वस्तु का चयन। दूसरा है भूमिकाओं का निर्धारण कि कौन सा छात्र कौन सी भूमिका करेगा और उसकी तैयारी करना। तीसरा है अभिनय या क्रियान्वयन, मतलब रोल प्ले करवाना, ड्रामा करवाना, नाटक करवाना। और चौथा है चर्चा और विश्लेषण। चौथा क्या है, चर्चा और विश्लेषण। तो इसके माध्यम से प्रमुख 4 चरणों के माध्यम से रोल प्ले विधि का क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। रोल प्ले विधि के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। पहला लाभ है सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। पहला लाभ क्या है, छात्र इसमें क्या होते हैं, सक्रिय भागीदारी करते हैं उस टॉपिक से संबंधित। छात्र सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से संलग्न होते हैं, जिससे अधिगम अधिक प्रभावी हो जाता है। भाई जब छात्र स्वयं उस कार्य को करता है
तो वह उस टॉपिक को आसानी से सीख जाता है और ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखता है, अनुभव के द्वारा सीखता है। दूसरा है सामाजिक कौशल का विकास। सामाजिक कौशल का विकास वही जब कई सारे छात्र जो है रोल प्ले करते हैं तो उन छात्रों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, और जब सहयोगात्मक भावना का विकास होता है तो सामाजिक कौशल का भी क्या होता है, विकास होता है। इसमें संवाद, सहयोग और नेतृत्व जैसे कौशल क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तीसरा लाभ क्या है, सहानुभूति का विकास। छात्रों को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खुद को रखकर उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है, जिससे उस रोल को जो छात्र जिस व्यक्ति का रोल कर रहा है, चाहे वो राजा है या मंत्री है या किसी अन्य रोल को कर रहा है, तो उस रोल को जब वो स्वयं जीवित होता है तो उसके प्रति क्या होती है, सहानुभूति विकसित होती है। और अगला जो लाभ है, वास्तविक अनुभव, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुरक्षित वातावरण में सुलझाने का क्या मिलता है, अभ्यास मिलता है छात्रों को। अगला है रुचि और प्रेरणा, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। यह नीरसता को तोड़ता है और सीखने की प्रक्रिया को मनोरंजक और रोचक बनाता है। रोल प्ले मेथड, तो रोल प्ले मेथड के लाभ क्या है, सक्रिय भागीदारी। छात्र जो है वो सक्रिय भागीदारी निभाता है, एक्टिव रहता है। सामाजिक कौशल का विकास होता है, सहानुभूति का विकास होता है, वास्तविक अनुभव मिलते हैं, रुचि और प्रेरणा का क्या होता है, विकास होता है। छात्र मनोरंजक रूप से स्वयं को इन्वॉल्व करते हुए सीखता है। रोल प्ले मेथड के सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है। यह समय लेने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है कि भाई प्रत्येक टॉपिक को जब पढ़ाया जाएगा रोल प्ले के माध्यम से तो वो समय भी ज़्यादा लगेगा, तो संपूर्ण विषय को पूरा कराना वर्ष भर में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसकी तैयारी और क्रियान्वयन में अन्य विधियों की तुलना में अधिक समय लगता है। संसाधन की आवश्यकता, देखिए नीड फॉर रिसोर्सेज। कभी कभी पोशाक यानी कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स की आवश्यकता हो सकती है, तो जिससे संसाधनों की आवश्यकता होगी तभी तो रोल प्ले मेथड को अप्लाई किया जाएगा। नाटक की क्रिया की जाएगी तो उसमें पैसा लगता है, तो संसाधनों की आवश्यकता होती है। फिर अगली जो सीमा है, संकोची छात्र, शाई स्टूडेंट। कुछ छात्र सार्वजनिक रूप से अभिनय करने में क्या करते हैं, संकोच महसूस करते हैं, यानी कुछ को शर्म लगती है कि भाई हम इस तरह से अभिनय कैसे करें, किस तरह से हम अभिनय को कर पाएंगे। और अगला है विषय वस्तु की सीमा, सब्जेक्ट लिमिटेशंस। यह विधि सभी विषयों या सभी प्रकार की विषय वस्तु के लिए क्या होती है, उपयोगी नहीं होती। तो देखिए रोल प्ले मेथड कुछ टॉपिक्स को अच्छे से समझाती है, लेकिन सभी टॉपिक को समझाने के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती। तो इस तरह से हमने पढ़ा रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली जो विधि है वह है क्षेत्रीय भ्रमण विधि या शैक्षिक भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप या एक्सकर्जन मेथड। एक्सकर्जन मेथड जिसको हम शैक्षिक भ्रमण विधि के नाम से भी जानते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह विधि प्रोफेसर रैन द्वारा विकसित की गई, और यह विधि जो प्रोफेसर रैन ने इस विधि को क्या कहा, विद्यालय पर्यटन विधि भी कहा है। क्या कहा है, विद्यालय पर्यटन विधि, यानी कि यह विधि प्रोफेसर रैन द्वारा विकसित विद्यालय पर्यटन विधि है। इस विधि की विशेषता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि यदि हम सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करा रहे हैं तो उस बच्चे को उस स्थल पर ले जाए जिस ऐतिहासिक विषय से हम अध्ययन करवा रहे हैं, तो यह विधि ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यानी विद्यार्थी को वास्तविक स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए तो वह विद्यार्थी जो है वो उस विषय वस्तु को आसानी से क्या करते हैं, सीखते हैं, स्वयं अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यह विधि कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के लाभ क्या है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और स्थायी अधिगम मिलता है। इसकी उपयोगिता क्या है, ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय, पंचायत भवन, उद्योग। तो देखिए मान लो उद्योग के बारे में पढ़ा रहे तो उद्योगों को दिखा के ले आए, और पंचायत के बारे में पढ़ाए तो पंचायत घर को दिखाया, और ऐतिहासिक इतिहास के बारे में पढ़ा रहे, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा रहे हैं तो यदि किले का भ्रमण करा के हम लेके आएंगे बच्चों को, उनसे संबंधित इमारतों का यदि हम भ्रमण करा के लेके आएंगे, संग्रहालयों का भ्रमण कराएंगे, तो बच्चे जो है वो अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। तो क्षेत्रीय भ्रमण विधि सामाजिक अध्ययन की एक बहुत अच्छी विधि भी मानी जाती है, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी विधि है, ज्योग्राफी भूगोल के लिए भी बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, इतिहास के लिए भी ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। तो ये क्षेत्रीय भ्रमण विधि जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और छात्र केंद्रित विधि है। और कैसी है ये, मनोवैज्ञानिक विधि है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण विधि जिसे फील्ड ट्रिप भी कहते हैं, एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को कक्षा के बाहर किसी वास्तविक या प्राकृतिक वातावरण में ले जाया जाता है ताकि वे प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभवों के माध्यम से सीख सकें। यानी बच्चों को ले जाएंगे
और वहां पर उस विषय वस्तु से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान को क्या कराएंगे, अनुभव कराया जाता है। यह विधि शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाटती है। मतलब बालक जो है वो शैक्षिक रूप से तो सीख ही रहा है, लेकिन वह स्वयं जाकर उसको व्यावहारिक व्यावहारिक रूप से भी क्या करता है, सीखता है। छात्रों के सामाजिक कौशल, टीम वर्क और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देती है और कक्षा शिक्षण को वास्तविक दुनिया से क्या करती है, जोड़ती है। योजनाबद्ध और सुनियोजित तरीके से क्षेत्रीय भ्रमण एक आकर्षक और यादगार सीखने का अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे विषय वस्तु की समझ और विषय के प्रति क्या होती है, रुचि बढ़ती है, विषय के प्रति सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है और बालक जो है वो अनुभव के द्वारा क्या करता है, क्षेत्रीय भ्रमण विधि में ज्यादा सीखता है। आगे हम बात करें क्षेत्रीय भ्रमण की योजना बनाने के क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। यह पहला चरण है। सबसे पहले शैक्षिक लक्ष्य और क्षेत्र भ्रमण विधि का उद्देश्य तय करें कि भाई हम भ्रमण करना क्यों चाहते हैं। फिर दूसरा, स्थान का चयन किया जाता है। विद्यालय के पास एक उपयुक्त और दिलचस्प स्थान चुने जो पाठ्यचर्या से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, यानी उस स्थान पर ले जाओ जो विषय वस्तु से जुड़ा हो, पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ हो, जिससे बालक जो है वो भ्रमण के द्वारा अच्छा सीख सकें। अगला है व्यवस्था और अनुमति। व्यवस्थापक से अनुमति लें, परिवहन की व्यवस्था करें और छात्रों छात्रों और अभिभावकों के लिए अनुमति फॉर्म तैयार करें कि भाई अभिभावकों से भी अनुमति लें, प्रशासन से भी अनुमति लें और परिवहन की क्या करें, व्यवस्था करें। भोजन और सुरक्षा, भाई घूमने जाएंगे तो खाना पीना भी चाहिए, तो भोजन की योजना बनाएं। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण की क्या करें, व्यवस्था करें। फिर छात्रों की तैयारी, छात्रों को भ्रमण के दौरान क्या देखना है और क्या करना है, इसके बारे में पहले से ही छात्रों को क्या करें, जानकारी दें कि भाई छात्र जो है वो इस तरह की कोई क्रियाकलाप ना करें जिससे कि कोई भी परेशानी उत्पन्न हो। फिर अनुवर्ती गतिविधियां क्या होंगी, भ्रमण के बाद छात्रों से निष्कर्षों पर चर्चा करें और उनसे संबंधित गतिविधियों का आयोजन करें। जैसे उदाहरण के लिए संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों, प्रकृति भंडारों, कारखानों या किसी भी पाठ्यक्रम से संबंधित प्रासंगिक स्थान की यात्रा जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण विधि के अंतर्गत आती है। क्षेत्रीय भ्रमण विधि के लाभ क्या हैं? देखिए, जब बालक घूमकर उस विषय वस्तु का अनुभव जब स्वयं करते हैं तो उससे क्या लाभ है। यह विधि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। यह विधि छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करती है कि भाई छात्र स्वयं सोचते हैं कि हाँ यार, यहाँ पर किस तरह से क्या हुआ होगा, या ये चीज वस्तु है, ये किला है, या ये कोई चीज है तो वो क्यों है। यह अनौपचारिक शिक्षण की प्रदान करती है, यानी कि ये क्लासरूम का शिक्षण नहीं है, क्लासरूम से बाहर का शिक्षण है। यह विधि छात्रों में सामाजिक गुणों का क्या करती है, विकास करती है, यानी छात्र जो है वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब भ्रमण करते हैं तो छात्रों में सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है। यह विधि छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करती है। कौन सी, क्षेत्रीय शिक्षण विधि। आगे हम बात करें इस विधि की उपयोगिता क्या है। देखिए, इस विधि के सकारात्मक प्रभाव क्या है। ज्ञान का स्थायित्व मिलता है। जब छात्र अनुभव के द्वारा स्वयं सीखता है तो सीखा गया ज्ञान क्या होता है, उसमें स्थायी हो जाता है। अनुभव से मिला हुआ ज्ञान जो है वो क्या होता है, टिकाऊ होता है। निरीक्षण और जांच करते हैं छात्र। छात्रों की अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेशन स्किल और जिज्ञासा को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, जिससे छात्र स्वयं निरीक्षण करता है, जांच करता है और स्वयं बहुत अच्छे से क्या करता है, सीखता है। सामाजिक कौशल का विकास होता है। टीम वर्क और अनुशासन की भावना विकसित होती है क्षेत्रीय भ्रमण विधि के माध्यम से। सीखने का उत्साह बढ़ता है। कक्षा की नीरसता यानी कि मोनोटोनी टूटती है। नीरसता और सीखने में क्या होती है, रुचि बढ़ती है क्षेत्रीय भ्रमण विधि के माध्यम से। नेक्स्ट अब हम बात करें क्षेत्रीय भ्रमण विधि की सीमाएं क्या है। यह क्षेत्रीय भ्रमण विधि खर्चीली प्रक्रिया है, यार भ्रमण का पर आने वाला वित्तीय व्यय अधिक हो सकता है। भ्रमण पे आने वाला जो खर्चा है वो अधिक हो सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। समय की खपत, इसमें अधिक समय लगता है जिससे अन्य विषयों का शिक्षण जो है वो बाधित होता है। तो इसीलिए क्षेत्रीय भ्रमण विधि साल में 1 या 2 ही किए जाते हैं, तो ज्यादा क्षेत्रीय भ्रमण नहीं करवाया जाता छात्रों को। सुरक्षा जोखिम, छात्रों की सुरक्षा और दुर्घटना का भय बना रहता है कि भाई छात्र जा रहे हैं तो कोई रोड पे इधर उधर हो जाए तो कोई दुर्घटना घट जाती है, जिसके लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक समस्या, परिवहन और अनुमति प्राप्त करने में प्रशासनिक कठिनाई आ सकती है कि भाई प्रशासन जो है वो जरूरी नहीं है कि अनुमति दे या नहीं दे। पर्यटन मात्र, यदि उचित योजना ना हो तो भ्रमण केवल पर्यटन बनकर रह सकता है। इसीलिए क्षेत्रीय भ्रमण विधि में उद्देश्य को पहले निर्धारित किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य जैसे पूरे नहीं होंगे अगर उचित योजना नहीं होगी, तो ये केवल एक घूमने का जरिए ही बन जाएगा, बस घूम के आए और बस हो गया काम। तो ये क्षेत्रीय भ्रमण विधि जो है वो उस तरह से सक्सेस नहीं होती।
अगली जो विधि है वह है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या होती है? समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? जॉर्ज फोलिया इसके जनक हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। इसमें क्या होता है कि छात्र जो है वो किसी समस्या को स्वयं हल खोजता है, तो उसे समस्या समाधान विधि कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि सामाजिक समस्याओं को पहचान कर समाधान निकालना ही क्या कहलाता है? समस्या समाधान विधि कहलाता है। और देखिए, समस्या समाधान विधि को हम गणित शिक्षण विधियों में और हिंदी शिक्षण विधियों में बहुत अच्छे से डिटेल से हम समझ चुके हैं, तो वहां पर आप इससे डिटेल से समझिए, देख सकते हो उस क्लास को। यहाँ पे तो हम उसी हिसाब से इस विधि को प्रस्तुत कर रहे हैं जिस तरह से सामाजिक अध्ययन में ये विधि उपयोग में लाई जाती है। इस विधि का लाभ क्या है कि छात्रों में विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच का क्या होता है? विकास होता है। और यह विधि का उपयोग पर्यावरण, जनसंख्या, प्रदूषण संबंधी विषयों में इसका समस्या समाधान विधि का जो है एसएसटी के अंतर्गत क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगली जो विधि है समूह कार्य विधि, ग्रुप वर्क या कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का अर्थ होता है कि छोटे छोटे समूह में कार्य कर ज्ञान को साझा करना। यानी कि बच्चों के 4-5 के ग्रुप, 6-7 के ग्रुप बना दिए जाते हैं और उनको एक टास्क दे दिया जाता है, तो वे सभी छात्र उस पर टास्क पर कार्य करते हुए अपने ज्ञान को साझा करते हुए उस पर कार्य करते हैं और उसको सीखते हैं, उस विषय वस्तु को। तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम, और इसी को हम बोलते हैं समूह कार्य विधि। इस विधि का लाभ क्या है कि छात्रों में सहयोग, भाई जब एक दूसरे से ज्ञान का साझा करते हैं तो छात्रों में सहयोग की भावना का क्या होता है? विकास होता है। छात्र एक दूसरे से संवाद करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होता है? विकास होता है, जहां पर सभी छात्रों की बातों का क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है। तो यह विधि क्या कहलाती है? कोऑपरेटिव लर्निंग। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझें तो सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग शिक्षण की एक विधि है जिसमें छात्र छोटे छोटे समूह में एक साथ मिलकर काम करते हैं, साझा लक्ष्य प्राप्त करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कि भाई एक काम दे दिया टीचर ने, तो उस पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए उसको पढ़ने का, उस पर लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में छात्रों के व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ साथ समूह की सामूहिक सफलता भी महत्वपूर्ण होती है। यह विधि छात्रों के बीच सहयोग, संचार और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देती है और उन्हें एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। आगे हम बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग के लाभ क्या हैं। इससे छात्रों में सामाजिक और संचार कौशल में का विकास होता है। यह समावेशी कक्षाओं में छात्रों को एक दूसरे से सीखने, विकलांग साथियों के प्रति स्वीकृति बढ़ाने में मदद करती है। कि भाई सभी छात्रों के प्रति सहानुभूति जब विकसित होती है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, तो वह अपना न सोच के सभी छात्रों का सोचते हैं। छात्रों में व्यक्तिगत और टीम के रूप में काम करने की क्षमता क्या होती है? विकसित होती है। छात्रों के बीच सहयोग और सम्मान को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो ये लाभ होते हैं, यानी सामाजिक कौशल, संचार कौशल का विकास होता है, समावेशी कक्षा निर्मित होती है, व्यक्तिगत और टीम वर्क के रूप में काम करने की भावना विकसित होती है, सहयोग और सम्मान की भावना का क्या होता है? विकास होता है। अब हम बात करते हैं अगली शिक्षण विधि, मल्टीमीडिया या आईसीटी आधारित शिक्षण विधि, आईसीटी बेस्ड मेथड। देखिए, जिस तरह से मैं आपको क्लास को पढ़ा रहा हूँ वह आईसीटी मेथड ही है। यानी बच्चों को जब कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो उस विधि को हम बोलते हैं आईसीटी आधारित शिक्षण विधि। इसमें स्मार्ट बोर्ड, वीडियो प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण कार्य कराया जाता है। इस विधि का लाभ क्या है? यह किसी भी विषय वस्तु को रोचक और अद्यतन जानकारी प्रदान करती है और दृश्य श्रव्य प्रभाव के द्वारा बालक में रुचि उत्पन्न करती है, जिससे बालक बहुत अच्छे से सीखता है। तो इस विधि को हम मल्टीमीडिया या आईसीटी आधारित शिक्षण विधि कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो क्लास मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, यह जो क्लास है वह आईसीटी आधारित शिक्षण विधि ही है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने दूसरी क्लास है ये हमारी सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों की, और 5 शिक्षण विधियों को आज पढ़ा। पहली क्लास में भी हमने 5 शिक्षण विधियों को पढ़ा, तो अब हम 10 शिक्षण विधियों को पढ़ चुके हैं। आगे भी क्लास के माध्यम से अन्य शिक्षण विधियों को हम पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। वहां से भी आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और अन्य विषय वस्तु जो है वो प्राप्त होगी और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सहयोगी होगी। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपको सिलेबस को है वो व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराएं, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं और हम उन बातों का जवाब देंगे
और कोशिश करेंगे कि आप जिस तरह की विषय वस्तु चाहते हैं उस तरह की विषय वस्तु आपके सामने हम प्रस्तुत करें। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।